राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल पे नोट कर ही लिया होगा या फिर देख ही लिया होगा, आज हम करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के पीवाईक्यूज लास्ट 10 इयर्स के। लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज थे वो हमने कवर कर लिए, कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड पीवाईक्यूज। मैं सारे के सारे पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज ही लेके आ रही हूँ, ताकि जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं हमारी प्लेलिस्ट में अभी तक कंप्लीट हुए हैं, तो अगर कोई टॉपिक हमारा नहीं कवर अप हुआ है तो वो हमारा पीवाईक्यूज के थ्रू कवर अप हो जाए। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पीवाईक्यूज को करना, ये सीरीज लेके आना, इसका इम्पोर्टेंट मकसद ही यही है कि पीवाईक्यूज से हमें पैटर्न समझ में आ जाता है, उसके सीक्वेंसिंग का पता चल जाता है, किस टाइप से हमें उनको अटेम्प्ट करना है, क्या क्या ट्रिक्स हमें लगानी चाहिए, कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीवाईक्यूज से हमें पता चलता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है जो यूजीसी नेट को बहुत ज्यादा पसंद है, वो बार बार उसको पूछ रहा है, उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और पुराने टॉपिक्स में से कौन कौन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें सिर्फ पीवाईक्यूज के थ्रू ही देखने को मिलती हैं। जो भी टॉपिक हमें ऐसा रहेगा कि सबसे ज्यादा बार बार पूछा जा रहा है, उसकी मैं अलग से एक बार दोबारा फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगी। जैसे डेड लॉक के अंदर अगर कोई टॉपिक होगा या मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर कोई रहेगा जो हमने अभी तक कवर नहीं किया वीडियोस के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो पीवाईक्यू के थ्रू एक गो थ्रू भी है, एक रिवीजन टाइप भी, कुछ मैंने लाइंस स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ताकि उससे ये हो जाए कि भाई हमारी एक रिवीजन भी हो रही है, साथ के साथ हमें कितना आता है कितना नहीं आता है, हम खुद से भी अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि अभी हमें और कितने पढ़ने की जरूरत है, कितनी चीजों को और याद करना है, दोबारा से किस टॉपिक पे फोकस करना है। तो इस चीज में भी हमारे पीवाईक्यूज हेल्पफुल रहेंगे। सॉरी। तो दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, प्लीज आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि वीडियो लंबी बहुत ज्यादा होती है। अब मैं सोच रही हूँ आज प्रोसेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए एक ही वीडियो में, तो प्लीज आप लास्ट तक बने रहें। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, और अगर डायरेक्ट नहीं भी हुए, थोड़े बहुत मोल्ड कर भी देता है यूजीसी नेट, तो ये टॉपिक्स तो जरूर आपको देखने को मिलेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी बहुत अच्छी और स्कोरिंग यूनिट है, इसमें एटलीस्ट हमें 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब 18-20 नंबर हमारे कहीं भी नहीं गए अगर हम इसको अच्छे से पढ़ के जाते हैं। और इसका एक ट्रेंड है नेट में कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टॉपिक्स पीवाईक्यूज में आए ना, वो उन्हीं में से आता है। अभी तक नया कोई भी टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता, बस उनका पैटर्न चेंज हो जाता है, कई बार सीक्वेंसिंग में, स्टेटमेंट में, मैच द फॉलोइंग में, या फिर थ्योरी टाइप में, पैराग्राफ्स में, ऐसे रिपीट होते हैं पीवाईक्यूज, बट टॉपिक हमेशा मोस्टली सेम रहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर कुछ मेरी वीडियोस में आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही है, कुछ प्रॉब्लम दिक्कत हो रही है आपको कि मुझे ऐसे इस चीज को ऐसे समझ नहीं आ रहा है, या फिर इसमें ये चीज और ऐड ऑन होके ज्यादा अच्छी या बेटर हो सकती है, तो अपनी फीडबैक और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपके लिए वो ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो इसमें जो 2015 और 14 में ना सिर्फ एक ही दो क्वेश्चन था, तो वो इन्हीं क्वेश्चंस में टॉपिक कवर अप हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। हम हमारा स्टार्ट करते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम के साथ। तो इस क्वेश्चन में हमें तीन प्रोसेस गिवन है, P1, P2, P3। उनका टाइम है 20, 30 एंड 10 यूनिट्स, और उनका अराइवल टाइम हमें गिवन है 1, 3 एंड 7। जरूरी नहीं है कि हमें कोई एल्गोरिथम पूछा हो हमेशा टेबल में ही गिवन हो। तो सबसे पहली चीज है कि हमें क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, ताकि एक ही बारी में हमारे अंदर माइंड में ऐसे सेट बैठ जाए कि भाई इसके अंदर इसने पूछा क्या। तो अब इसमें आधा क्वेश्चन पढ़ के बच्चे सोचेंगे कि इसमें तो फिर से वही एवरेज वेटिंग टाइम पूछा होगा, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन नहीं। इसमें लास्ट में बोला इसने
कि हमें कंटेक्स्ट स्विचेस बताने हैं कितने इसके अंदर हुए हैं प्रोसेसेस के बीच में। बट सपोज एट द बिगिनिंग ऑफ द रेडी क्यू एंड द एंड ऑफ द रेडी क्यू आर नॉट काउंटेड, फर्स्ट और लास्ट वाला हमें काउंट नहीं करना है। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो गले में आज दिक्कत हो रखी है, बट इट्स ओके। तो अब हम इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले अराइवल टाइम, सबसे पहले 0 पे तो हमारे पास कोई है ही नहीं, तो 1 से ही हमने स्टार्ट किया। इसमें हमने 0 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना कि प्रोसेसेस ने कितनी बार कॉन्टेक्स्ट को स्विच किया, हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है इसके अंदर। अगर हमें कैलकुलेशन करनी होती तो हम 0 से स्टार्ट करते। तो एक प्रोसेस हमारी 1 पे आई थी, एक 3 पे आई थी, उसके बाद फिर से अब हमें टाइम भी देखना है कि 10, 20 और 30। इसको अगर हम टेबल बना के सॉल्व करेंगे ना तो इजीली हो जाएगा। सॉरी। तो प्रोसेस 2 अब 10 तक चलेगी, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 10 ही था। उसके बाद 20 आ जाएगा, तो 20 उससे कम हो गया, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है ना हमें, तो वो लेके चलना है। तो इसीलिए फिर P1 आ गई और फिर लास्ट में P3 उसका 30 था, तो उसने कंप्लीट किया। तो अब हमने यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दो आप, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दिया, तो इसके बीच में कितनी 1, 2 एंड 3, तो हमारी कंटेक्स्ट स्विचेस कितनी है 3, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारा ना सेमाफोर से रिलेटेड है। सेमाफोर क्या होता है, ये ना हमारी प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करता है, कि ये इस चीज को कंट्रोल करता है कि कितनी किस प्रोसेस ने मेमोरी को शेयर किया हुआ है, कितना उसके पास स्टोरेज है, कितना डाटा है, कितना शेयरिंग में है, कितना विदाउट शेयरिंग है। सिंक्रोनाइजेशन, ये सारी चीजें सेमाफोर हैंडल करता है मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में, और ये मल्टीपल प्रोसेसेस को पैरेलली सिंक्रोनाइज करता है, हैंडल करता है, कंट्रोल करता है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला आता है S इज इक्वल टू P माइनस डब्ल्यू। वहाँ पे वेट एंड सिग्नल के दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू होती है सेमाफोर की और एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो नेगेटिव वैल्यू को हम बोलते हैं वेट और पॉजिटिव वैल्यू को बोलते हैं सिग्नल। तो S माइनस P मतलब P हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है, उसको वेट बोलते हैं हम, और W को हम सिग्नल बोलते हैं जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इसमें क्वेश्चन गिवन है कि हमारे पास 3 प्रोसेस गिवन है, शेयरिंग ए सेमाफोर फॉर सिंक्रोनाइजिंग ए वेरिएबल। इनिशियल वैल्यू उसकी कितनी है 1 है। तो हमें एज्यूम करना है कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ सेमाफोर टेल अस हाउ मेनी प्रोसेसेस आर वेटिंग, कि नेगेटिव वैल्यू से हमें पता चलेगा कि वेट कितनी कर रही है। एंड प्रोसेस एक्सेस द सेमाफोर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब वो कैसे फॉलो करता है ये इसमें गिवन है। P2 नीड्स टू एक्सेस, फिर P1 फिर से उसको एक्सेस करता है, अब P3 को फिर से एक्सेस करना है। सॉरी, P2 exit critical section and PI exits critical section। सॉरी, आप सभी ने अभी तक क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, तो अब इसको सोल्व करते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, बट फिर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, हमारे पास S की वैल्यू सेमाफोर की वैल्यू कितनी थी 1 थी। तो इसमें सबसे पहले इसको एक्सेस करेगा। एक्सेस करने का मतलब यहाँ पे अभी कोई भी वेटिंग में नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे डिक्रीज कर देंगे। 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो हमारे पास अभी भी कोई भी वेटिंग में नहीं है। अब फिर से, अब P1 को एक्सेस चाहिए तो इसको हम फिर से क्या कर देंगे डिक्रीज कर देंगे। अब 1 0 माइनस 1 तो क्या आ गया y माइनस 1। अब 1 प्रोसेस किस में है वेटिंग में है। P3 को भी चाहिए, तो माइनस वन इज इक्वल टू -2। दो प्रोसेस क्या कर रही है हमारी वेट कर रही है। तो अब P2 एग्जिट हो जाएगी, मतलब अब हमने क्या किया क्रिटिकल सेक्शन को हम इंक्रीज करेंगे, मतलब उसकी कंप्लीशन होगी, उसको मिल गया है, तो वो एग्जिट होगी, तो इसमें +1 कर देंगे। -2 + 1 कितना आ जाएगा -1। तो अब हमारे पास कितनी प्रोसेस बची, सिर्फ एक ही प्रोसेस।
अब उसके बाद हमारी आ जाएगी P1 एग्जिट क्रिटिकल सेक्शन। अब लास्ट वाली फिर से एग्जिट करेगी तो -1 + 1 = 0, तो कोई भी प्रोसेस हमारी वेटिंग में नहीं है, इसलिए हमारी आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल होता है कि S - P + W, ये सिंपल फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू का। हमें दो वैल्यूज गिवन होंगी, कई बार एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर ये क्वेश्चन जो हमने दिया है सामने अभी डिस्कस किया या फिर सोल्व किया है, ऐसे गिवन होगा कि अगर हमें एक्सेस करना है तो डिक्रीज करना है, और अगर हमें एग्जिट करना है तो इंक्रीज, ऐड प्लस करना है इंक्रीज पे, और एक्सेस पे हमें क्या करना है, माइनस करना है, नेगेटिव पे जाना है। तो वहां से हमारी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। अब ये देखो 2017 में क्वेश्चन आया था, ये हमने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का जो टेबल किया था ना, वहां से डायरेक्ट पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा एल्गोरिथम स्टारवेशन कॉज करता है। ये मैंने बहुत हाईलाइट करके 2-3 बार इसको रिपीट करवाया था कि स्टारवेशन वाला क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, ये फेवरेट टॉपिक है इसका यूजीसी नेट का। तो अब हम इनमें से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे स्टारवेशन है ना, जो नहीं होता ना, वो याद रखा था हमने कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और राउंड रोबिन में नहीं होता, तो बाकी सब में होता। तो इसका आंसर आ जाएगा CDE, मतलब सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ये रहा, ये देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि फर्स्ट कम FCFS और राउंड रोबिन में कोई स्टारवेशन नहीं होता है। प्रायोरिटी वाले में तो हमेशा ही आएगा, क्योंकि हायर प्रायोरिटी को बार बार वो देता जाएगा, लोअर वाले को स्टार भी करना पड़ेगा, उसे वेट ही करना पड़ रहा है लंबे टाइम से। स्टारवेशन क्या होता था, हमें एक लंबे टाइम पीरियड तक वेट करना पड़े तो हमारा स्टारवेशन हो जाता है। मोस्टली प्रिमिटिव वाले में तो हर एक में स्टारवेशन है, सिर्फ राउंड रोबिन को छोड़ के, तो इसलिए हमने नॉट स्टारवेशन वाले एल्गोरिथम्स को याद किया था, तो वहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमें अब ये देखो सीक्वेंसिंग और ये चूज करना 1 2 3, ये तो यूजीसी का ना फेवरेट पैटर्न है, और आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में सीक्वेंसिंग। इसमें आज ये क्वेश्चन है, सम ऑफ द क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसेस आर। इसमें हमें किसी भी प्रोसेस की कैलकुलेट करनी है प्रायोरिटी, तो उसका क्राइटेरिया बताना है कि इनको कैसे अरेंज करें, इनमें से कौन कौन सा है। ठीक है, तो प्रोसेसर यूटिलाइजेशन बाय एन इंडिविजुअल प्रोसेस, कि प्रोसेसर सबसे पहले एक इंडिविजुअल प्रोसेस को यूटिलाइज करेगा, एंड वेट असाइन टू ए यूजर और ए ग्रुप ऑफ यूजर, फिर उसको एक वेट असाइन करेगा, एंड देन प्रोसेसर यूटिलाइज बाय ए ग्रुप ऑफ यूजर और ग्रुप ऑफ प्रोसेसर। तो हमें एक फेयर शेड्यूलर के प्रायोरिटी को कैलकुलेट किसके बेस पे करेगा ये बताना है। तो उसमें तीनों ऑप्शन होंगे, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल को करेगा, वो ग्रुप ऑफ यूजर्स को भी हो सकती है, यूजर भी हो सकता है। तो ये A, B एंड C आएगा। फेयर शेयर मीन्स मतलब हर एक प्रोसेस को इक्वल CPU मिलना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। तो फेयर शेयर शेड्यूलिंग इज अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये हमने पढ़ा नहीं होगा बट ये क्वेश्चन में आया हुआ है। एक तरह से प्रायोरिटी जैसा ही है, in which CPUs is equally distributed among system users or groups as opposed to equal distribution among processes। इसके नाम से पता चल रहा है फेयर शेयर मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए CPU हर एक प्रोसेस को। अब इसमें देखो सेमाफोर का फिर से आ गया कि 2 एटॉमिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं सेमाफोर में, अभी बताया था वेट एंड सिग्नल, सिंपल सा है तो बिल्कुल ही वेट एंड सिग्नल। सेमाफोर में सिर्फ यही आता है कि उसके एटॉमिक वेरिएबल्स पूछ ले कौन कौन से होते हैं, या फिर न्यूमेरिकल आ जाता है, या फिर अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं एक्सेस और एग्जिट वाला, उसको सॉल्व करना आ जाता है। बस सेमाफोर से रिलेटेड यही 2-3 टाइप के क्वेश्चंस वहां से इम्प्लीमेंट होके आते हैं, मिलते हैं हमें। सॉरी। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं। तो ये हमारी आ जाती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें ना हमें बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ सिंक्रोनाइज करना होता है, मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस अटेम्प्ट करती हैं कि एक दूसरे के साथ सिंक करने की, कोऑर्डिनेट करने की, जो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोड्यूसर होता है और एक ही कंज्यूमर होता है, कस्टमर होता है।
वही वो कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर है जो उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है। तो एक टाइम में एक ही प्रोड्यूस कर सकता है और एक टाइम में एक ही निकाल सकता है। तो अगर दोनों एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम ओकर हो जाएगी। तो इस सारे में यही लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लेना एक बारी इजीली। तो मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन को होल्ड कर देती हूँ ताकि आप इसको पढ़ सको, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। सॉरी। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी ये क्वेश्चन मैंने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जब हमने किए थे तो इसमें ये सारी चीजें हमने सोल्व कर रखी है। इनको मैं सोल्व नहीं करवाऊंगी, आप यहाँ से क्वेश्चन उठा लो, खुद से सोल्व करना। आंसर यहाँ पे वैसे गिवन भी है, वैसे तो बहुत इजी है, आप खुद से ट्राई करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर भी मैं एक हिंट दे देती हूँ बेसिक से। हमें शॉर्टेस्ट जॉब प्रिमिटिव अभी हम करके आए पीछे, उसमें हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी थी और इसमें सिर्फ हमें गैंट चार्ट बताना है इसका और कुछ भी नहीं करना। 0 पे अराइवल हुई है तो पहले P1 आ जाएगी, उसके बाद P2, P2 आ जाएगी, 1 तक आ जाएगी। अब हमने ये 1 पे 1 ही चलाई है तो वो 6 है, ये छोटी है तो P2 आ जाएगी। फिर P2 के बाद हम इसको ये कंप्लीट ही चला लेंगे क्योंकि सबसे छोटी यही है। उसके बाद हम फिर P1 चलाएंगे, फिर P3 चलाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन वैसे भी पता चल रहा है कि सेकंड वाला आ जाएगा। तो आप खुद से ट्राई करना, ये न्यूमेरिकल है, सॉल्व करके देखना तभी सॉल्व हो पाएंगे, ऐसे देखने से सॉल्व नहीं हो पाएंगे। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है जब हम सॉल्व करने बैठते हैं इनको पेपर में। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ये एक तरह से मैथ जैसे क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा, बट मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं इनमें अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है हमारा तो। सॉरी। To overcome difficulties in reader writer problem, which of the following statement is true? रीडर राइटर प्रॉब्लम का ना एक बेसिक सा कंसेप्ट है, सीधा सीधा सा, कि अगर हम कोई चीज रीड कर रहे हैं ना और अगर उसके साथ 100 लोग भी रीड कर रहे हैं उस चीज को, तो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि रीडिंग में हम किसी को एक्सेस नहीं देते कुछ चेंज करने की या फिर राइट ऑन करने की उसके ऊपर। तो इसलिए रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वहीं अगर राइटिंग की बात करें, अगर एक एक जना 2 का टेबल राइट कर रहा है, दूसरा 4 का कर रहा है, तीसरा 6 का कर रहा है, फोर्थ वन 8 का कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अब पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा किस चीज पे क्या अपडेट हो रहा है। अब राइट करने वाले बंदे ने पहले 2 को अपडेट किया था, फिर उसको चेंज करके दूसरे वाले ने 4 पे कर दिया। तो ऐसे अगर राइटिंग वाली एक्सेस बहुत ज्यादा लोगों को प्रोवाइड किया करवा दी जाती है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए इसमें होता है एक्सक्लूसिव एक्सेस और शेयर्ड एक्सेस। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ एक ही बंदे को, कि ये बहुत ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता है। एक्सक्लूसिव एक्सेस सिर्फ उसी को होगा जिसको एक्सेस दिया गया है, सिर्फ एक ही बंदे को। और वहीं अगर शेयर्ड की बात आ जाए तो शेयर्ड में तो बहुत सारे लोग हैं, कितने भी यूज कर सकते हैं उस चीज को, तो वो शेयर्ड। सॉरी। तो इसमें हमें बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन उनमें से क्या ट्रू है। तो रीडर राइटर प्रॉब्लम में यही होता है कि रीडिंग की एक्सेस तो हम हर किसी को दे सकते हैं, तो उसमें शेयर्ड आ जाएगी, शेयर्ड एक्सेस। बट राइटर में हमेशा एक्सक्लूसिव एक्सेस ही रहेगी, हम राइटर को शेयर्ड एक्सेस नहीं दे सकते। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, राइटर आर गिवन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स, रीडर्स आर गिवन एक्सक्लूसिव। तो रीडर्स को तो एक्सक्लूसिव। अब एक बात बताओ, अगर कोई पढ़ रहा है बंदा, एक बुक पढ़ रहे हैं हम, अगर हम उसको 10 लोगों को पढ़ लेंगे तो उसमें से कुछ घट जाएगा क्या उस बुक का? नहीं ना। वो 10 लोगों को एक नॉलेज इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रही है, तो उसको हम शेयर कर सकते हैं, शेयर्ड एक्सेस दे सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एक नोटबुक 10 बंदों को दी जाए तो वो 10 के 10 अपने तरीके से नोट्स बनाएंगे, एक ही टॉपिक को 10-15 तरीके से लिखा जाएगा, तो वो चीज क्या होती है, कंफ्यूजिंग क्रिएट करती है। तो इसलिए उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज आ जाती है एक्सक्लूसिव एक्सेस में, राइटर वाले में। तो इसलिए राइटर में हमेशा एक्सक्लूसिव एक्सेस होता है और रीडर में तो शेयर्ड वाला हो सकता है। एक्सेसिव की जरूरत ही नहीं है उसमें, उस पर लॉक लगाने की क्या जरूरत है। तो इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा सिर्फ 1।
कि राइटर को सिर्फ सॉरी कि अगर एक रीडर को हम रीड करने के लिए अलाउ करते हैं ना, उसके साथ कितने भी रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर राइटिंग के लिए हमने किसी को अलाउ किया ना, तो सिर्फ एक ही बंदा उस पर राइट कर सकता है, बाकी को हम उसका एक्सेस नहीं दे सकते। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करोगे, वैसे मैंने करवाया भी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जब हम प्ले लिस्ट कर रहे थे उसके अंदर। इसमें राउंड रोबिन का हमें वो यूज करना है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, और टाइम क्वांटम हमें गिवन है, तो हमें इसका वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है P4 के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने रिपीट, ये देखो क्वेश्चन ये आया हुआ था जो मैंने प्ले लिस्ट में सॉल्व करवाया, तो इसको आप खुद से सॉल्व करना। इसका आंसर भी गिवन है यहाँ पे, और ये मैंने सॉल्यूशन भी दिखा दिया है। ये हम कर चुके हैं, जिस बच्चे को नहीं आता वो जाके प्ले लिस्ट चेक कर लेना, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन इसका। ये देखो अब आ गया सेमाफोर वाला, बोला था नहीं यूजीसी नेट का फेवरेट टॉपिक। 17 में हमने सॉल्व किया था, 19 में फिर से आ गया। 18 वाले में भी इसका आया हुआ था, वेट एंड सिग्नल वाला। सॉरी। तो इसमें अब देखो, इसने सेमाफोर की वैल्यू 7 दी है, पी मतलब वेट आ गया हमारा ऑपरेशन, 15 भी हमारे सिग्नल है, तो हमें रिजल्टिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेमाफोर की। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है एस इज इक्वल टू माइनस पी प्लस में डब्ल्यू। तो एस हमारा कितना हो गया, इनिशियल वैल्यू हमारी सेमाफोर की 17 है, तो पी था 13, 7 माइनस 20 कितना आ गया, -13। तो ये हमने इसको प्लस में W 15, तो ये कितना आ जाएगा 2। इसने अलग अलग करके लिखा हुआ है, आप सिंपल भी सोल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा S माइनस पी प्लस डब्ल्यू। तो इसको भी सोल्व करोगे तो हमारी वैल्यू 2 आएगी। सीधा सा फॉर्मूला है इसका, कुछ भी नहीं है इसमें। सॉरी, मैंने बहुत ट्राई करी है, आज मेरा गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, तो आपको इसके साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा, प्लीज सॉरी। ये वीडियो अपलोड करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम इतना करीब आ रहा है, हर एक दिन हमारा निकलता जा रहा है, तो हमें सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के PYQs खत्म करें ताकि हम नई यूनिट स्टार्ट कर सके। तो प्लीज जो बच्चे भागने की सोच रहे हैं इस वीडियो को छोड़ के कि भाई इससे तो बोला भी नहीं जा रहा और बार बार खांस रही है बीच में, तो आप उस चीज को अवॉइड करो क्योंकि तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है। इसके लिए मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, बट ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, प्लीज बने रहना आप इस वीडियो में। अब इसमें बोला है विच आर द फॉलोइंग नॉट शेयर्ड बाय द थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस। एक ही प्रोसेस के लिए क्या चीजें शेयर नहीं की जा सकती, तो स्टैक और रजिस्टर नहीं शेयर करते हम। एड्रेस स्पेस और मैसेज क्यू क्या होता है हमारा शेयर्ड ही होता है, वो हम शेयर्ड ही रहता है। देखो स्टैक और रजिस्टर्स अलग अलग है सबके, बाकी हर चीज हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब देखो जून वाले में पूछा था, दिसंबर वाले में फिर से आ गया सेमाफोर वाला। तो ये वाला बहुत सिंपल और इजी सा है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। अब सेमाफोर की वैल्यू 8 है, ऑपरेशन वेट 3 है एंड सिग्नल 4 है, तो हमें सेमाफोर की करंट वैल्यू S माइनस 3 और 8 माइनस 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 9। तो हमारा ऑप्शन हो गया 9। ये देखो ये वाला सिंपल फॉर्मूला ऐसे सीधा लगा रखा है। सॉरी। अब हमारा आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल। ये हमारा प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन का जो एक मॉडल होता है वो हमारा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल है। तो इसमें बोला है कि उसको यूज करते हैं एक्सचेंज मैसेजेस अमंग कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो इसमें से कौन सी प्रोसेस है, शेयर्ड मेमोरी मॉडल, मैसेज पासिंग मॉडल एंड बोथ और क्यूज। तो इन दोनों में बोथ आ जाएगा। Cooperative processes use shared memory method and message passing methods to exchange messages। ये कम्युनिकेशन के लिए ज्यादातर यूज होता है मॉडल, इसके नाम में ही है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल। तो उसके बाद हमारा आ जाएगा, ये फिर से हमारा आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम पे। इनका मैंने बोला था कि मैं लेके आऊंगी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, तो मैं चाह रही हूँ कि पहले आप प्रैक्टिस करें। ये बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन भी गिवन है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
राउंड रॉबिन से है, टाइम क्वांटम गिवन है, हमें गैंट चार्ट बनाना है इसका, ये बन गया। और उसके बाद हमें कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है, वहां से हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको दोबारा से अलग से करवा दूंगी। सिर्फ एक क्वेश्चन को उसी के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगी जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट है जो फर्स्ट से है। तो पहले तो सॉरी, बहुत ज्यादा मेरे गले में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं इनको ज्यादा एलोबरेट नहीं कर पा रही। लेकिन शॉर्टेज जो फर्स्ट, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमने कर लिए हैं, इनकी प्रैक्टिस हम जितनी करेंगे ना उतने ही हमें आएंगे। तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद मैं सॉल्व करवा दूंगी। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत आ रही है ना, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को ही उठा के अलग से वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। और इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया है प्लेलिस्ट में, जो हमारी सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की है, आप जाके प्लीज चेक करो उसे, वहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये शॉर्टेज जो फर्स्ट से फाइंड आउट करना है हमें, और आपकी हेल्प के लिए मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखा रही हूँ, आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, ताकि अगर कहीं दिक्कत आए ना, तो आप देख के सॉल्व कर सको इस चीज को, आपके लिए इजी हो जाए। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, क्योंकि गला बहुत खराब है। पार्ट 1 में हम इतने ही क्वेश्चन कवर अप कर पाए हैं। सेकंड पार्ट में मैं ट्राई करूंगी कि प्रोसेस मैनेजमेंट वाले सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाए और हम डिस्कस कर सके। अगर किसी भी बच्चे को न्यूमेरिकल है जो राउंड रॉबिन का है, शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट का है, आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। राधे राधे। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, प्रोसेस मैनेजमेंट पीवाईक्यूज का सेकंड पार्ट। थैंक यू। राधे राधे।